हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या आधुनिक जैव तकनीकी। 1945 से लेके आज तक का समय मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खोजें हुई जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का उदय हुआ। इस समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे 1953 में वॉटसन एंड क्रिक द्वारा डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की गई और 1973 में कोहेन एंड बोयर द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की खोज की गई। इस टेक्निक के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए में डीएनए पीस या डीएनए सेक्शन को कट किया जाता है और फिर उसे दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जा सकता है और इस टेक्निक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। 1947 के अंदर बारबारा मैकक्लिंटोक ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया। इन्होंने इन्हें जंपिंग जीन्स कहा। इनके अनुसार जंपिंग जीन्स जो होते हैं वो एक जीनोम में एक लोकस से दूसरे लोकस पे मूव या जंप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 1950 में एविन चारगॉफ ने चारगॉफ्स रूल्स दिया। इनके अकॉर्डिंग जीनोम के अंदर या डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के समान होती है और साइटोसिन की मात्रा गुआनिन के समान होती है। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को द जर्नल नेचर में पब्लिश किया। 1957 के अंदर क्रिक एंड गैमोव ने सेंट्रल डॉग्मा की स्टडी की और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। उनके अनुसार डीएनए रेप्लिकेट होकर डीएनए बनाता है, देन डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाता है एंड एमआरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। तो इस प्रकार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन पे जाती है। 1966 में मार्शल वॉरेन निरेनबर्ग, जे मैथाई एंड ओका ने 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस की जेनेटिक सीक्वेंस को रिपोर्ट किया, जिन्हें कि जेनेटिक कोडोन या कोडोन कहा गया, जो कि एक एमिनो एसिड को डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार 20 प्रकार के एमिनो एसिड को डिसाइड करने के लिए विभिन्न प्रकार के कोडोन्स को उन्होंने रिपोर्ट किया। 1972 में पॉल बर्ग ने सबसे पहले एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण किया। उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ किया जिससे कि डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटा जा सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने लाइगेज एंजाइम्स को यूज़ किया जिससे 2 डीएनए स्ट्रैंड को आपस में जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार उन्होंने हाइब्रिड सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का निर्माण किया। यह एक फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था। 1977 में जेनटेक ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन प्रोटीन सोमेटोस्टैटिन के निर्माण को अचीव किया। उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर इस प्रोटीन का निर्माण किया। यह एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर होता है। 1980 में कैरी म्यूलिस ने इन विट्रो या लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफिकेशन या मल्टीप्लाई करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल एस्टैब्लिश किया जिसे कि पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। 1978 में रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का निर्माण किया गया। जेनटेक ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण किया। 1983 में ही एली लिली ने इस ह्यूमन इंसुलिन को बनाने व बेचने का लाइसेंस प्राप्त किया। 1986 में चिरोन कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन ने एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हेपेटाइटिस के रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने का प्रोडक्शन का लाइसेंस प्राप्त किया। 1988 के अंदर हार्वर्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिस्ट ने फिलिप लीडर जैसे कि फिलिप लीडर एंड टिमोथी स्टीवर्ट ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बनाने का पेटेंट प्राप्त किया। ये एक चूहा था जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाईली ससेप्टिबल था। 1990 में द फर्स्ट जीन बेस्ड ट्रीटमेंट किया गया। एक 4 साल की लड़की जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी
कहा जाता है उससे पीड़ित थी, उसके ऊपर जीन थेरेपी द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया, जिसमें कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का जो फंक्शनल जीन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1997 के अंदर रोजली इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों ने एक शीप का, जिसे कि डोली कहा गया, उसका क्लोन किया गया और जिस टेक्निक द्वारा उसका क्लोन बनाया गया उसको न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंदर एक सोमेटिक सेल के जितने भी जेनेटिक्स कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल होता है उसको दूसरी एनन्यूक्लिएटेड अनफर्टिलाइज्ड सेल के एग सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि जो एग सेल होती है वो टोटीपोटेंट होती है और जब डोनर सेल से उसको पूरा जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है तो वह स्टिमुलेट होके फिर एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाती है और उससे बनने वाला जो एम्ब्रो होता है या इंडिविजुअल होता है वो डोनर सेल के, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट होता है वो डोनर सेल के बिल्कुल समान होता है। तो इस प्रकार डोनर सेल जो होता है, डोनर जो इंडिविजुअल होता है उसका क्लोन का निर्माण होता है। 1998 में ह्यूमन जीनोम मैप का रफ ड्राफ्ट जो है वो क्रिएट किया गया, जिसके ऊपर लगभग 30,000 जीन्स की साइट्स को प्रेजेंट किया गया। 1999 में जेनेटिक कोड, कंप्लीट जेनेटिक कोड को समझाया गया। 2001 के अंदर साइंस एंड नेचर के अंदर ह्यूमन जीनोम जो है उसके सीक्वेंस को पब्लिश किया गया। 2001 के अंदर FDA द्वारा एक जीन टारगेटेड ड्रग गिलीवेक, जिसे इमाटिनिब जो है उसको अप्रूव किया गया, जो कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया से पीड़ित पेशेंट्स में काम आती है। 2002 में EPA द्वारा फर्स्ट ट्रांसजेनिक रूट वर्म रेजिस्टेंट कॉर्न को अप्रूव किया गया। 2003 में चाइना ने एक जीन थेरेपी प्रोडक्ट बनाया जिसे कि जेनडिसिन कहा जाता है। यह स्क्वेमस सेल हेड एंड नेक कैंसर वाले पेशेंट्स के अंदर P53 जीन को डिलीवर किया जाता है। तो ये एक थेरेपी, जीन थेरेपी होती है जिसके अंदर P53 जीन को डिलीवर किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनको कि स्क्वेमस सेल हेड एंड नेक कैंसर से पीड़ित होते हैं। 2003 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग को कंप्लीट किया गया। 2004 के अंदर FDA ने पहला एंटी एंजियोजेनिक ड्रग जो है वो कैंसर के लिए अप्रूव किया, जिसे अवास्तिन कहते हैं। 2006 में FDA ने रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन गार्डासिल को अप्रूव किया। ये फर्स्ट वैक्सीन था जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट डेवलप किया गया। इसके अंदर सर्वाइकल एंड थ्रोट कैंसर्स हो जाते हैं और ये फर्स्ट प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन है जो कि इन कैंसर्स के अगेंस्ट डेवलप किया गया। 2007 के अंदर FDA ने H5N1 वैक्सीन को अप्रूव किया। यह एवियन फ्लू के अगेंस्ट बनाया हुआ वैक्सीन था। 2007 के अंदर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि कैसे ह्यूमन सेल्स को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाने में काम में लिया जा सकता है। 2009 के अंदर FDA ने फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल को अप्रूव किया, जो कि ह्यूमन एंटीथ्योमिन का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बनाने में काम आता है। 2010 के अंदर क्रेग वेंटर ने एक सिंथेटिक जीनोम को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, जो कि स्वतः ही रेप्लिकेट हो सकता है। 2010 के अंदर हार्वर्ड वैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने एक लंग ऑन ए चिप टेक्नोलॉजी का विकास किया। 2010 में ही वैज्ञानिकों ने मलेरिया रेजिस्टेंट मॉस्किटोज़ का निर्माण किया, यह वैरायटी को क्रिएट किया। 2011 के अंदर स्किन प्रिंटिंग की एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका निर्माण हुआ। 2013 के अंदर जापान में वैज्ञानिकों ने फंक्शनल ह्यूमन लिवर टिश्यूज़ को डेवलप किया और ये उन्होंने रीप्रोग्राम्ड स्किन सेल्स द्वारा डेवलप किया। 2014 में वैज्ञानिकों ने ये बताया कि कैसे ह्यूमन स्टेम सेल्स को फंक्शनल पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है।
ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होती हैं वे बॉडी की जो बॉडी का खुद की जो इम्यून सिस्टम होता है उसके द्वारा डिस्ट्रॉय करती जाती हैं, और यह टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर होता है। तो उनके अंदर जो डिस्ट्रॉयड पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स थी उनका निर्माण जो है वो ह्यूमन स्टेम सेल्स द्वारा किया गया। वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने फुली ईस्ट क्रोमोसोम का निर्माण किया। 2015 में सिंगापुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा शॉर्ट स्ट्रिप्स ऑफ पेप्टाइड को डिज़ाइन किया गया। जब इन स्ट्रिप्स को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये फाइबर्स जेल के अंदर असेंबल हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें हीलिंग नैनो जेल की तरह काम में लिया जा सकता है। स्वीडन के अंदर वैज्ञानिकों ने एक ब्लड टेस्ट जो है उसे डेवलप किया, जिसके द्वारा इस सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड द्वारा ही अर्ली स्टेज के अंदर किसी भी कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। 2015 के अंदर ही एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की गई, टैक्सिकोबैक्टीन, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और सेप्टिसीमिया उनको ट्रीट करने में सहायक होती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा एक मेथड बनाया गया जिसके द्वारा जो मैलिशियस ल्यूकेमिया सेल होता है उनको हार्मलेस इम्यून सेल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मैक्रोफेज कहलाती हैं। 2016 में चाइना के साइंटिस्ट द्वारा एक टूल बनाया गया जो कि एक रिवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टूल कहलाया गया। इसे CRISPR कहते हैं। इसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैलामिटीज़ जो हैं उनको क्योर किया जा सकता है। 2016 में ही पहली बार 3D प्रिंटिंग हार्ट ऑन ए चिप का जो निर्माण किया गया। 2017 के अंदर वैज्ञानिकों ने बताया कि कैसे पिग एम्ब्रोज के अंदर मतलब सुअर के जो भ्रूण होते हैं उसके अंदर ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। इस प्रकार फ्यूचर में ऑर्गन क्लोनिंग की जा सकती है। 2017 में ही एपिजेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का निर्माण किया गया और ग्रीन एल्गा के जीनोम के सीक्वेंस जो है वो करवाई गई, जिससे कि क्लीन एनर्जी हेतु बायो प्रोडक्ट जो है उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। लैब के अंदर ब्लड स्टेम सेल्स जो हैं उनको तैयार किया गया और पहली बार ही ब्रेन मशीन इंटरफेस में 2-वे कम्युनिकेशन जो है उसको अचीव किया गया। तो इस प्रकार ये सारी जितनी भी हैं लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। डिफरेंट इम्पॉर्टेंट फील्ड जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोन्यूट्रिशन, फॉरेंसिक एक्सेट्रा, उनके अंदर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इनके अंदर जो है इम्पॉर्टेंट बायोटेक्निक्स लाइक PCR, इम्यूनो एसिड्स एंड रिकॉम्बिनेंट DNA जो है उनको काम में लिया जा रहा है और नए नए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। थैंक यू।